बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टेम क्विज़ टेस्ट के राउंड नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम राउंड नंबर 1 के तमाम टेस्ट जो है वो तैयार कर चुके हैं और इन टेस्ट में तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है और इन बनाए गए टेस्टों में बहुत से तालिब इल्म जो हैं वो कामयाब हुए हैं और उन्होंने लैपटॉप हासिल किए हैं। लिहाजा आज हम राउंड 2 स्टार्ट कर रहे हैं लैपटॉप कंपटीशन का, जिसमें मैथ के बारे में ज़्यादातर सवालात आएंगे, बल्कि ये मैथ का ही टेस्ट है। और चूँकि मैथ का टेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा तालिब इल्मों के लिए मुश्किल होता है, लिहाजा उनकी आसानी के लिए दोबारा आसान तरीके से नए सवालात जो है वो बनाए गए हैं, ताकि वो अपने तैयारी के जो लेवल है उसको मज़ीद ज़्यादा बेहतर और अच्छा करें और जीत कर आएँ। सीखो और आगे बढ़ो। लैपटॉप कंपटीशन वो कंपटीशन है जिसमें जो बच्चे कामयाब होंगे उनको लैपटॉप दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए से वो घर बैठकर ऑनलाइन फ्री तालीम हासिल करेंगे और इसके ज़रिए से वो मज़ीद अपनी सलाहियतों को निखारेंगे। उनको स्कॉलरशिप के मज़ीद मौक़े मिलेंगे और नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज में उनको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स है जो एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। तमाम बच्चों ने सवालात जो है उनको गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने के बाद उनके ऑप्शन जो हैं उनको देखना है और उसके बाद उन्हें उस ऑप्शन का इंतखाब करना है। एमसीक्यूज़ टेस्ट में सबसे बुनियाद जो होती है वो सवालात पढ़ने की होती है। जो बच्चे आसानी से सवाल को पढ़ लेते हैं और उनके ऑप्शन पर गौर करते हैं तो उनके लिए ये सवालात कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर B1 लिखा है, इससे मुराद राउंड नंबर 2 है। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 से मुराद 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल के 4 ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल कौन सी हैं? वो ट्रायंगल हैं जिनकी साइडें जो हैं वो इक्विलेटरल हैं, यानी बराबर हैं। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म अ polyhedron with 4 and vertex does it have? 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 4 हैं ट्रायंगल हैं और वो इक्विलेटरल हैं जिनकी साइडें बिल्कुल बराबर हैं। वो क्या करती हैं? एक पॉलीहाइड्रॉन बनाती हैं जिसके 4 फेसेस हैं एंड वर्टिस, और उसके बाद उसके एजेस बताने हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 6 एजेस एंड 4 वर्टिक्स। ऑप्शन बी हमारे पास है 4 एजेस एंड 6 वर्टिक्स। ऑप्शन सी हमारे पास है 8 एजेस एंड 5 वर्टिक्स। ऑप्शन डी हमारे पास है 5 एजेस एंड 5 वर्टिक्स। डियर स्टूडेंट, ये सवालात जो हैं आपने बहुत गौर से समझने हैं, क्योंकि आपको इनका ऑप्शन जो है वो उसका इंतखाब जो है वो दुरुस्त तरीके से करना है। तो दुरुस्त तरीके से इंतखाब करने के लिए आपको इसका आसान तरीका जो है वो समझाया जा रहा है, उसकी बनाकर शेप्स बनाकर, ताकि आप जो है वो आपके लिए आसानी रहे। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाई है और ऐसी ट्रायंगल है जो कि 4 इक्वल ट्रायंगल है, यानी उसके अंदर 4 साइडें बनी हुई हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रायंगल है जिसके साथ 1 लिखा हुआ है। दूसरी ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल के अंदर इसके साथ 2 लिखा हुआ है, इसकी 3 साइड है। और इसके साथ एक और ट्रायंगल है, उसके साथ 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद एक बड़ी ट्रायंगल है जिसके साथ 4 लिखा हुआ है। तो एक ट्रायंगल के अंदर हमने मज़ीद 3 ट्रायंगल्स बनाई हैं। इसको कहते हैं 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले एक बड़ी ट्रायंगल है,
एक बड़ी ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर दरमियान में एक डार्ट्स लगाया है, और डार्ट्स लगाने के बाद फिर उस ट्रायंगल के अंदर मज़ीद 3 ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी सकते हैं 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बड़ी ट्रायंगल है जो सबसे पहले है, फिर उसके बाद एक ये वाली ट्रायंगल है, एक ये वाली ट्रायंगल है, और एक ये वाली ट्रायंगल है। तो ये हमारे सवाल का जो पहला पार्ट है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है, ऑप्शन पर गौर करना है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। एजिस हैं और उसके बाद वर्टेक्स है। तो हमने एजिस और वर्टेक्स को सामने रखना है, एजिस और वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ऑप्शन में हमारे पास एजिस एंड वर्टेक्स हैं। तो हमने ट्रायंगल के अंदर एजिस एंड वर्टेक्स को देखकर दूसरे ऑप्शन का इंतखाब करना है। अब आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल के एजिस और वर्टेक्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम वर्टेक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वर्टेक्स है, यानी एक कोना है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और चौथा जो है वो दरमियान में है। तो वर्टेक्स इसकी क्या कितने होंगे? 4, 1, 2, 3 और एक दरमियान में 4। तो 4 वर्टेक्स हमारे पास ये हैं। उसके बाद हमने एजिस को नोट करना है। एजिस जहाँ पर दोनों साइडें इकट्ठी मिलती हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक साइड यहाँ से मिल रही है और दूसरी साइड जो है वो यहाँ से मिल रही है, तो ये 2 हो जाएंगी। एक साइड यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और एक ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो 2 यहाँ से हो जाएंगी, 2 और 2 4। और उसके बाद 2 साइडें यहाँ से मिल रही हैं और यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास इस सवाल का जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, 6 एजेस एंड 4 वर्टेक्स। तो हमारा ऑप्शन ए दुरुस्त है, 6 एजेस एंड 4 वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पिरामिड हैज़ एग्जैक्टली 10 फेसेस। A pyramid has exactly 10 faces. What is the shape of its base? एक पिरामिड है, एक शेप है, और उस शेप्स के जो है वो 10 फेसेस हैं। What is the shape of its base? और उसकी बेस की शेप क्या होगी? यहाँ पर उन्होंने नाम बताए हैं। ऑप्शन ए है हेप्टागन। हेप्टागन में क्या होता है? ऐसी शेप है, ऐसी पिरामिड है जिसकी 7 साइडें हैं। नोनोगॉन ऐसी शेप है जिसकी 9 साइड्स हैं। ऑक्टागॉन ऐसी शेप है जिसकी 8 साइडें हैं। और उसके बाद ऑप्शन डी, डेकागॉन ऐसी साइड है जिसकी 10 साइड, ऐसी शेप है जिसकी 10 साइड्स हैं। डियर स्टूडेंट, हमने सवाल पढ़ा है, सवाल में बताया गया है 10 फेसेस, और उसके बाद उसकी बेस को मद्देनज़र रखकर हमने यहाँ से शेप को सिलेक्ट करना है कि कौन सी जो शेप है वो बेहतर है या हमारे सवाल के जो है वो मेयार पर पूरा उतरती है। इस सवाल को हम फार्मूले की मदद से हल करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन है आंसर नंबर 2, n+1 = 10। अच्छा, यहाँ पर हमने 10 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 10 फेसेस हैं और उसके बाद बेस जो है वो 1 है। तो n फॉर नंबर कि हमने साइडें मालूम करनी है कि कौन सी साइडों वाली जो है वो शेप हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो n+1 = 10। एन से मुराद वो नंबर ऑफ शेप्स है जो हमारे MCQs के ऑप्शन में दिए गए हैं, जिनमें से हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी जो होगी वो हमारी दुरुस्त कहलाएगी, यानी कितनी साइडों वाली दुरुस्त होगी। तो यहाँ वो है n+1 = 10। n से मुराद नंबर ऑफ साइड, +1 बेस के लिए = 10, और उसके बाद n इसी साइड पे होगा, और 10 प्लस का 1 है, इक्वल के साइड पर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। n = 10 - 1। आंसर हमारे पास है 9, और 9 साइड्स होंगी नोनागॉन। तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द बेस ऑफ अ पिरामिड, द बेस ऑफ अ पिरामिड इज़ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कहते हैं ऐसी शेप को जिसकी 5 साइडें होती हैं। ईच ट्राइंगुलर फेस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
और उसके अंदर जितने भी फेस होंगे यानी जितने भी ट्रायंगल होंगी वो सारी की सारी इक्विलेटरल होंगी, यानी उनकी सबकी साइडें बराबर होंगी विथ पैरामीटर 8 सेंटीमीटर, और हर ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो 18 सेंटीमीटर का होगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एजेस, तो उन तमाम एजेस का सम क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। द बेस ऑफ अ पिरामिड, एक शेप है, उसकी बेस पर इज़ अ रेगुलर पेंटागन, 5 पेंटागन यानी 5 ट्रायंगल बनी हुई हैं। ईच ट्रायंगल और हर ट्रायंगल फेस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक शेप पर एक बेस पर 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई हैं और हर ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, यानी हर की साइड जो है वो बराबर है और हर ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो 18 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एजेस, तो अब हमने क्या करना है, उनके तमाम एजेस को सम करना है, प्लस करना है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज़ अ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन से मुराद ऐसी शेप होगी जिसकी 5 साइडें होंगी। यहाँ पर आंसर में हम साथ साथ लिखेंगे कि अ पेंटागन हैज़ 5 इक्वल साइड्स, कि पेंटागन वो होगी जिसकी 5 इक्वल साइड होंगी। उसके बाद ईच ट्रायंगुलर फेस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हर ट्रायंगल की इक्विलेटरल साइडें होंगी, यानी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की 3 साइडें हैं और तीनों की तीनों साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड, पहले पेंटागन है, यानी हमारे पास ऐसी शेप होगी जो पेंटागन होगी और पेंटागन में हर एक शेप की जो है 5 साइडें वो ट्रायंगल की शेप में होंगी। तो यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल जो है वो पेंटागन ड्रा की है और यहाँ पर जो है वो दरमियान में सर्कल सा है छोटा सा, ये उसकी बेस बनी हुई है कि बेस एक है और उसके ऊपर जो है वो ट्रायंगल बनी हुई है और ये ट्रायंगल जो है वो सारी पेंटागन है, यानी 5 ट्रायंगल है और सबकी जो मेजरमेंट है वो बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड, सबकी इक्वल साइड्स हैं और हर एक की जो मेजरमेंट है यानी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ 18 सेंटीमीटर, जो कि सवाल में बताया गया था कि विद पैरामीटर इज़ 18 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एजेस, कि हमने उसके एजेस को प्लस करना है कि वो कितने हैं। लेंथ ऑफ साइड, सबसे पहले तो हम एक ही साइड मालूम करेंगे क्योंकि हमें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल बताया गया है और वो है 18, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है 18। तो हर एक की पहले हमने अलग से लेंथ मालूम करनी है कि एक साइड की जो है वो लेंथ क्या है। लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 को 18 पर जब डिवाइड करेंगे 3 6 18, यहाँ पर एक साइड पे एस है, एस से मुराद साइड है और उसके बाद स्लैश के बाद लेंथ भी लिखा हुआ है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ मुराद ले सकते हैं, या साइड भी कह सकते हैं या लेंथ भी कह सकते हैं। 18 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल एजेस, अब हमने इनको प्लस करना है तो यहाँ पर हमारे पास हमने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 5 पेंटागन है और अंदर जो है हमने उसकी साइड को लिखा है 5 इंटू लेंथ प्लस 5 इंटू लेंथ, यानी हमने उनकी एजेस को प्लस करना है। तो 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 प्लस 5 6 30 और दोनों 30 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा, दूसरा जवाब होगा 16 सेंटीमीटर। दूसरा जवाब होगा 16 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि 16 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ बिग क्यूब विथ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म रिमूव्ड फ्रॉम इट। अ बिग क्यूब, एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है
has a right triangular prism removed from it. The removed prism base is a 6, 8 and 10. ये राइट ट्रायंगुलर की साइज बताई गई हैं 6, 8 एंड 10. राइट ट्रायंगल height is equal to 10 centimeter. What is the volume of the remainder? एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर बताई गई है और वो राइट ट्रायंगुलर है और राइट ट्रायंगुलर की जो साइड है वो 6, 8 एंड 10 है. ठीक है. और उसके बाद जो है उस प्रिज्म को रिमूव करने के बाद व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द रिमाइंडर. बाकी हमारे पास क्या बचेगा वॉल्यूम. पहले ऑप्शन देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे. ऑप्शन ए हमारे पास है 500, ऑप्शन बी हमारे पास है 640, ऑप्शन सी हमारे पास है 760, ऑप्शन डी हमारे पास है 1000. क्वेश्चन नंबर 4 है. अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो दुरुस्त होगा और उसको हल करने के बाद हम देखेंगे. सवाल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. साथ साथ हम हल करेंगे. अ बिग क्यूब विद साइड 10 सेंटीमीटर. यहाँ पर लिखेंगे क्यूब लेंथ साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद है has a right triangular prism. The removed prism base is 6, 8 and 10 और right angle triangle. तो यहाँ पर right angle triangle is equal to 6, 8 and 10. यहाँ पर छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की है सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. और इसकी बेस है 6, हाइट है 8 और उसके बाद डायगोनल है 10 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने लास्ट में पूछना है 6, 8, 10 हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द रिमाइंडर. तो हमने रिमाइंडर का वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है. वॉल्यूम ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम पूछा गया है ऑफ रिमाइंडर का. तो हमने इस क्वेश्चन में वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है. सबसे पहले हमारे पास है अ बिग क्यूब विद साइड 10 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड. और क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आएगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हमारे पास 10 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और उसके ऊपर क्यूब होगा. 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर. द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर बेस इज इक्वल टू. फार्मूला लगाना है 1/2 BH. B से मुराद ब्रेथ और H से मुराद हाइट. द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बेस फार्मूला है 1/2 इंटू B एंड H. 1/2 B की जगह बेस यानी 6 लिखेंगे उसकी वैल्यू और उसके बाद H की जगह लिखेंगे 8. 1/2 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 48 और 48 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जिसमें उसकी हाइट बताई गई थी 10 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का वो है 240 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हमसे पूछना है जो हमने लास्ट सवाल है वो है वॉल्यूम ऑफ रिमाइंडर. वॉल्यूम ऑफ रिमाइंडर हम कैसे मालूम करेंगे. वॉल्यूम ऑफ रिमाइंडर के बाद क्वेश्चन मार्क है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी VC माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. वॉल्यूम ऑफ क्यूब VC माइनस VP. इससे मुराद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1000, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म 240. इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप आंसर हमारे पास आएगा 760 यानी 760 और 760 हमारा दूसरा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. अ क्यूब हैज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर.
A cube has surface area is equal to 150 centimeter square. Each edge is double. Find the new surface area. पहले एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट जो है उसके एजेस डबल हो गए हैं. ईच एज इज डबल. फाइंड द न्यू सरफेस एरिया. ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्शन ए है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन बी है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन सी है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन डी है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. डियर स्टूडेंट, इस सवाल को हम हल करते हैं और उसके बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है. अ क्यूब हैज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. साथ में आसानी के लिए अ क्यूब है 6 साइडेड, कि एक क्यूब की जो है वो 6 साइड्स होती हैं. डिवाइड बोथ. अब हम साइड्स को उसके सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे. 150 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 को 150 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 25. टेकिंग स्क्वायर रूट. अब हमने दोनों का स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि यहाँ पर ईच एज इज डबल बताया गया है. तो यहाँ पर एस का स्क्वायर यानी साइड का इज इक्वल टू 5 का. अब 5 ही कैसे आया है? 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25. तो 5 का स्क्वायर लेके हम उसकी एक साइड मालूम करेंगे क्यूब की. एस इज इक्वल टू 5. ये हमारे पास क्यूब की एक साइड की लेंथ यानी मेजरमेंट आ गई है. डबल एज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5. अगर एक साइड की जो मेजरमेंट है लेंथ है 5 है तो डबल एज होंगे. तो डबल एज मीन 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमने सवाल का जो लास्ट पार्ट है वो पूछा गया है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, ठीक है, न्यू सरफेस एरिया ये हमने मालूम करना है. तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 से मार साइड मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 और 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो दुरुस्त होगा. 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. अ लार्ज क्यूब ऑफ एज 12 centimeter has a smaller cube of edge 6 centimeter removed from inside. A large cube है जिसके एजेस हैं 12 सेंटीमीटर और उसके अंदर स्मॉल क्यूब ऑफ एज है जिसके मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर और रिमूव फ्रॉम इनसाइड जिसको इनसाइड से यानी अंदर से रिमूव कर दिया गया है. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो जो बाकी बच गया रिमूव करने के बाद उसका वॉल्यूम क्या है वो हमने मालूम करना है. ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्शन ए हमारे पास है 216. ऑप्शन बी हमारे पास है 1000. ऑप्शन सी हमारे पास है 1512 और ऑप्शन डी हमारे पास है 1728. डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को हम हल करके देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा दुरुस्त होगा. अ लार्ज क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर. सोल्यूशन में है अ लार्ज क्यूब हैज़ 12 एजेस. नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलर क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर. अ स्मॉल क्यूब हैज़ 6 एजेस. लार्ज क्यूब 12 एजेस, स्मॉल क्यूब 6 एजेस. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वॉल्यूम हमने मालूम करना है लार्ज का अलग और स्मॉल का अलग और उसके बाद हमने उनका रिमाइंडर मालूम करना है. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लार्ज वैल्यू हमारे पास है 12 और क्यूब है तो 12 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे. 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर. 6
क्यूब 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ लार्ज माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, वी लार्ज माइनस वी स्मॉल। वी लार्ज की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद वी स्मॉल की वैल्यू लिखेंगे। दोनों वैल्यू हमने लिख ली हैं और उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1512। और ऑप्शन में हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। 3x + 5 इज इक्वल टू 8x - 10। ऑप्शन ए हमारे पास है -3, ऑप्शन बी हमारे पास है 3, ऑप्शन सी हमारे पास है 5 और ऑप्शन डी हमारे पास है -5। 3x + 5 इज इक्वल टू 8x - 10। इस सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। 3x + 5 इज इक्वल टू 8x - 10। डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू दोनों एक साइड पर लेकर आएंगे और x के अलग जो वैल्यू होंगे वो दूसरी साइड पर लिखेंगे। 3x है, इक्वल के इस साइड पर 8x है, जब इस साइड पर आएगा तो वो माइनस का 8x हो जाएगा। यहाँ पर पहले ही -10 है, यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड पर +5 है। जब +5 को इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। 3x - 8x, 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो सिंबल जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू की लगाते हैं। तो 8 में से 3 -5x इज इक्वल टू -10 एंड -5, माइनस का 15 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -5, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 5 को जब 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू 3 और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है b, क्योंकि ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन b। क्वेश्चन नंबर 8 है A square fence has total boundary length 40 centimeter. A square fence total boundary length 40 centimeter. The region inside is planted with grass. अंदर का एरिया है, the region inside planted with grass. How many centimeter square of grass is that? कि उसमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रास है। ऑप्शन ए है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल हल करते हैं। अ स्क्वायर फेंस बाउंड्री लेंथ 40 सेंटीमीटर, जो सवाल में पूछा गया था। अ स्क्वायर फेंस हैज़ टोटल बाउंड्री लेंथ 40 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला है 4 × साइड। डिवाइड करेंगे 40 बाय 4। 40 से मुराद उसकी बाउंड्री लेंथ है और 4 से मुराद साइड है। 4 को जब 40 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एस हमारे पास साइड है 10 और 10 का स्क्वायर है 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है अ रेगुलर हेक्सागन हैज 6 वर्टिस। A regular hexagon has 6 vertices. If we connect every pair of non-adjacent vertices, how many diagonal do we get? A regular hexagon यानी हेक्सागन है जिसकी 6 साइडें हैं और 6 ही वर्टिक्स हैं। इफ़ वी कनेक्ट एवरी पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स, अगर हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं उनके वर्टिस को, हाउ मैनी डायगोनल डू वी गेट, तो हम कितने डायगोनल हासिल करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 6, ऑप्शन बी हमारे पास है 8, ऑप्शन सी हमारे पास है 9 और ऑप्शन डी हमारे पास है 12। अ रेगुलर हेक्सागन है 6 वर्टिस।
अ रेगुलर हेक्सागन है 6 वर्टिस। यहाँ पर हम सोल्यूशन पेश करके उस ऑप्शन का इंतखाब कर रहे हैं। उसके बाद है डायगोनल। एवरी पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स, हाउ मैनी डायगोनल डू वी गेट? फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन। यहाँ पर हेक्सागन के वर्टेक्स 6 है। उसके बाद फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। n की जगह पर हम n की वैल्यू लिखेंगे, यानी 6 लिखेंगे। 2 दफ़ा से n है तो यहाँ पर 2 दफ़ा 6 आएगा, एक 6 बाहर आएगा, एक 6 अंदर आएगा। और उसके बाद 6 माइनस थ्री फार्मूले के अंदर है। 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 6 है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे 3 रह जाएगा, ठीक है। और नीचे है 2, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 बाई 2 और 2 को 18 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आंसर हमारे पास आएगा 9। और यहाँ से ऑप्शन हमारा दूसरा है ऑप्शन सी 9। दोबारा फार्मूला देखें, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एन की जगह 6 लिखेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 6 माइनस 3 है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 पीछे रह जाएगा। और 6 3 ज़ा 18, 18 डिवाइडेड बाई 2। 2 को 18 पर डिवाइड करेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन सी 9। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अ क्लास इज गिवन 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/6, व्हाट इज इट्स सम? इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। ऑप्शन ए हमारे पास है 5/12, ऑप्शन बी हमारे पास है 2/3, ऑप्शन सी हमारे पास है 7/12, ऑप्शन डी हमारे पास है 3/4। सवाल हल करते हैं। 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/6। यहाँ पर 1 है और 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं दी गई तो उसकी जगह हम खुद से बाय 1 करेंगे। और उसके बाद 3, 4 एंड 6 इनका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर एलसीएम है 3, 4 एंड 6 का 2, 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। और उसके बाद हमने एलसीएम इसका इस तरीके से निकाला है। एलसीएम निकालने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो है 12। 1 का टेबल 12 पर लेकर जाएंगे तो 12 1 ज़ा 12 और यहाँ पर 12 आएगा माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 2 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास प्लस की हैं और दो ही माइनस की हैं। 12 और एंड 3 जो हैं वो हमारे पास प्लस के हैं, 4 एंड 2 हमारे पास माइनस के हैं। 12 प्लस 3 15 माइनस 4 एंड माइनस 2 6। 15 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 9/12 रह जाएगा। 9 और 12 दोनों के ऊपर 2 का टेबल जाता है, दोनों के ऊपर 3 का टेबल जाता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 3/4। ऑप्शन डी हमारा दूसरा जवाब होगा 3/4।